हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये एनसीईआरटी गणित क्लास 9th के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नीचे कुछ कथन है, 1 2 3 कथन है और एक कथन को आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। पढ़ने के बाद ये सत्य है या असत्य, उसे कारण के साथ यानी प्रूफ भी करना है कि मतलब ये कथन सत्य है या फिर असत्य। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपको जानना होगा सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि वास्तविक संख्या क्या होती है और एक कह क्या रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो कुछ लिखे हैं, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं। ठीक है, यह कथन सत्य है। ठीक है, इसलिए मैं लिखा हूं सत्य, क्योंकि जो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। जैसे आप पहले समझे, वास्तविक संख्या जो है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से ही वो मिलकर बनती है वास्तविक संख्या। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि कथन सत्य है क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह यानी वो मिलकर ही वास्तविक संख्या होती हैं या बनाती हैं। ठीक है ना, यही इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है। तो यही कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जी हाँ, होती है। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि जब इसका संग्रह होगा यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जब ये संग्रह करेगा तो वही बनाएगा वास्तविक संख्या। ठीक है, चलिए, और इस टॉपिक का प्रश्न है इसमें और देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने है, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है उसमें कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यम यानी रूट में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। ये क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से समझिए कि कह क्या रहा है। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं जिससे आपको समझाने में हमें आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले देखिए, असत्य कथन है, मतलब असत्य है क्योंकि √2 √3 के बीच अनंत संख्याएं होती हैं जो कि रूट यम के रूप का नहीं है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं आप इसको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप जानते होंगे जो कह रहा है उसे करेंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई संख्या रेखा। ठीक है, तो कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, अब जानते हैं यहां पे होता है 0 और यहां पे चलता है ऐसे करके कुछ। ठीक है, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और भी गिनती हो सकती है। ठीक है, आपको दिख रहा है इधर क्या चलता है 4। ठीक है, यहाँ चलता है 1 2 3 4 और भी गिनती हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यम के आकार का, रूट यम के रूप का होता है। देखिए साहब, जो यम है ये कोई भी गिनती है। देख लीजिए, प्रत्येक संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यम के रूप का होता है। ठीक है, यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या समझते हैं ना, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट, ये क्या है प्राकृत संख्याएं। ठीक है, अब ये सब जान चुके हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये सब क्या है
प्राकृतिक संख्या हैं। तो कह रहा है कि जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यम के आकार का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए भैया, कह रहा है कि जो यम है वो प्राकृतिक संख्या है और उसका जो रूप होता है वो रूट में यम के रूप का होता है। ये तो कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि जो इसका मान होगा यम का प्राकृतिक संख्या को, मान बदलता रहेगा। जैसे कि यहां पर देख लीजिए, यहां पे कभी √4 भी हो सकता है, रूट में -4 हो सकता है, रूट में -3 हो सकता है, रूट में -2 हो सकता है। ठीक है, रूट में 2 हो सकता है, रूट में 3 हो सकता है, रूट में 4 हो सकता है, रूट में 5 भी हो सकता है। ठीक है, अब समझ रहे हैं? यानी बहुत सारे जो है किसके रूप हो सकते हैं यम के। ये नहीं है कि इसका एक ही रूप होता है, इसके अनेक रूप हो सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है वो रूट में यम के आकार का होगा। सिर्फ वो 4 हो सकता है, सिर्फ वो -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि रूप का होता है तो उस रूप का तो है नहीं। बताइए, संख्या रेखा पर जो मान होते हैं वो बदलते रहते हैं ना। कभी -4 हो सकता है, -5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो वो बदलते रहते हैं। लेकिन क्या ये क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यम के रूप का होता है। ये गलत है ना। जहां यम एक प्राकृतिक संख्या, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यम एक प्राकृतिक संख्या है, तो वही है। अब एक बार इसको समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। असत्य, क्योंकि √2, चलिए √2 और √3 के बीच मान के चलिए √2 मान चलते हैं, ये √2 है, ये क्या है, √3 है, के बीच अनंत संख्याएं आती हैं। देखिए बात वही आई ना कि वो अनंत संख्याएं हो सकती है, यानी अनंत संख्याएं आती हैं, तो भी अनंत संख्याएं होती हैं जो कि यम के रूप का नहीं है। देखिए ये यम के रूप के नहीं है, यानी ये बदल रहे हैं, ये सब मान क्या है, बदल रहे हैं, तो के रूप का नहीं है। जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है, यम एक प्राकृतिक संख्याएं भी है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप? तो यही है, सीधी सीधा बात आप जान लीजिए कि जो संख्या रेखा पर है उसका मान बदलता रहता है। ठीक है, अनंत हो सकती है, ना कि वो एक हो सकती है। ठीक है ना, यही है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन एक बार फिर से आप अच्छे से पहले सुन लें, उसके बाद। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए इसका जवाब जो लिखे हैं उसे पढ़ लेते हैं, इसके बाद समझाते हैं आपको। असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और संख्याएं भी होती हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसे आप समझ लें थोड़ा से। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। नहीं भैया, जो वास्तविक संख्या होती है, जो वास्तविक संख्या होती है वो कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होती। अपरिमेय संख्या नहीं होती, बल्कि परिमेय संख्या भी होती है। जैसे वास्तविक संख्या अगर बनना है, कोई कह दे कि वास्तविक संख्या कैसी बनी है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि बस अपरिमेय संख्या से बनी है, बल्कि ये कहेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब दोनों मिलती हैं तब न वास्तविक संख्या होती हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, जो कि असंभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको बनने के लिए परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या तो ठीक है, लेकिन अपरिमेय संख्या भी जरूरी है ना। परिमेय संख्या जब दोनों मिलेंगी तभी बनेंगी। तो ये इसलिए कथन क्या है, असत्य है। तो लिखे हैं असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है, ना कि बस अपरिमेय संख्या से बनती है। तो दोनों जरूरी है, परिमेय अरे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या जब दोनों मिलेंगी तभी क्या बनेंगी, वास्तविक संख्या बनेंगी। आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो प्रश्न दूसरा,
ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है दूसरा प्रश्न। कह रहे कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए पहले धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। देखिए जो भी पूर्णांक होते हैं धनात्मक, उसमें से कुछ परिमेय संख्या होते हैं, कुछ अपरिमेय संख्या होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी होते हैं सभी अपरिमेय होते हैं। ठीक है, इसलिए अगर वो ठीक है वो कह रहे हैं अपरिमेय होते हैं, अगर आप उससे सहमत नहीं हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आप उससे सहमत नहीं है कि जो भी पूर्णांक होते हैं सिर्फ अपरिमेय होते हैं, तो कुछ एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए कि आपको जो है परिमेय हो जाए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन लिखा है इसे उतार देते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। लेकिन ये लिखे हैं होते हैं, तो हम जानते हैं कि नहीं होते हैं, अपरिमेय ही नहीं होते बल्कि परिमेय भी होते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन सब उतार देते हैं। परीक्षा में लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसी तरह सब लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब मानते हैं इस चीज को ना कि जो भी पूर्णांक होते हैं, ठीक है, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, वो सिर्फ अपरिमेय नहीं होते बल्कि परिमेय भी होते हैं। अगर इस चीज को मानते हैं कि परिमेय भी होते हैं तो उसे एक उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, तो हम एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, लेकिन जैसे में एक ही देना है तो एक ही दे देते हैं। जैसे मान के चलिए ये क्या हो गया, रूट में 4 हो गया, √4 हो गया। ये धनात्मक पूर्णांक है, तो बताइए अगर √4 है तो इसका क्या होगा, 2 होगा। √4 को रूट से निकालेंगे तो 2 ही होगा ना। तो ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या के लिए क्या जरूरी है, नीचे एक p/q के रूप में हो गया। ठीक है, तो ये 2/1, चाहे आप इसे बस लिख सकते हैं ऐसे 2, तो 2 एक क्या हो गई, परिमेय संख्या। तो लिख सकते हैं कोष्टक में जो एक परिमेय संख्या है। और उदाहरण भी चाहते हैं तो √9 ले लेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर वही भाषा लिख दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन तीसरे की तरफ। ठीक है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, इसे हमको निरूपित करके दिखाना है कि रूट में जो 5 है उसे किस प्रकार से संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जूम कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इतना जूम काफ़ी है आपके लिए। चलिए देखिए थोड़ा सा ध्यान से, मान लेते हैं कितना दिया है 5, तो 5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर यहाँ से हो जाएगा ये हमारा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। आप भी ले लीजिएगा। ठीक है, देख रहे हैं आपको दिख रहा है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। जूम कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। 5 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, रेखाखंड खींच लिया। फिर देखिए नामकरण कर दे रहे हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी। यहाँ से 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे, यहाँ से बढ़ाने आता है 1 सेंटीमीटर। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे। थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, यहाँ से ये हमारा यहाँ से 1 सेंटीमीटर यहाँ तक और बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर इसे क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे। ठीक है,
अब क्या करेंगे, नाम दे देंगे बिंदु सी। ये हमारा बिंदु क्या हो गया, सी। तो ए सी, ए बी सी हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम कि ए बी यानी पूरे ए सी का करते हैं। तो ए सी का क्या होगा, अर्धक कर देंगे। क्या कर देंगे, ए सी का अर्धक। अर्धक मतलब आधे से अधिक दूरी होनी चाहिए। ठीक है, आधे से अधिक दूरी दिख रहा है तो यहाँ से एक चाप काट देंगे, एक चाप यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ से। ठीक है, दिख रहा है आपको, बाद में से हेडलाइन में कर दूंगा जिससे आपको अच्छे से दिखे। और एक यहाँ से और यहाँ से। फिर क्या करूँगा, जो जीवा नाम है उसको नाम दे दो पी क्यू। इसे क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। ये हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, मिलाने के बाद AC, जो AC है वो बिंदु यहाँ नाम दे दो O पर क्या कर रही है, काटती है। देख रहे हैं ना, PQ O पर काटती है AC को। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, OC की त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त बना लेंगे। OC की त्रिज्या लेंगे, फिर ये ऊपर अर्धवृत्त बना लेंगे। तो OC की त्रिज्या ले लेंगे। ठीक, OC की त्रिज्या, ठीक है, अब इसे ले लीजिएगा। OC की क्या ले लेंगे, त्रिज्या। और OC की त्रिज्या लेने के बाद क्या करेंगे, इस पे हम एक चाप क्या करेंगे, घुमाएंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे। यानी देख रहे हैं आप, ये क्या बना रहे हैं हम, अर्धवृत्त बना रहे हैं। थोड़ी सी इधर उधर हिल रही है हमारी नड़ा प्रकार। ठीक है, तो हमने ये क्या किया, ये एक अर्धवृत्त बना लिया। ठीक है, आपको दिख रहा है ये हमारा क्या हो गया, अर्धवृत्त बना लिया। अर्धवृत्त बनाने के बाद ये जो आपको ये दिख रहा है बी, वो हम क्या करेंगे, बी से रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये बी से क्या करेंगे, हम एक रेखा खींचेंगे। और रेखा कहाँ जाएगी, यहाँ पर अर्धवृत्त पर। तो कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मान के चलिए मैं दे रहा हूँ डी। ये ए बी सी और ये हो जाएगा डी। डी नाम दे देते हैं। आपको दिख रहा है ना अच्छे से, वो हमारा क्या हो गया, डी हो गया। तो डी पर काट दी बी। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, निरूपित। किस पे निरूपित हो जाएगा, √5। ठीक है, ये निरूपित कितना हो गया, 5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा 5 हो गया। तो इसी को हमें क्या करना था, संख्या रेखा पर दर्शाना था। आपको आगे अच्छे से समझ में। अब लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो बी डी है वही क्या है, √5 है। तो जो अब तक की कहानी जो अभी तक हम लिखे हैं उसे हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जैसे जैसे किए हैं उसे हम हेडलाइन कर दे रहे हैं, जैसे आपको अच्छे से दिखे। तो सबसे पहले मैं हेडलाइन कर दे रहा हूँ। मैंने ये 5 सेमी का एक रेखाखंड खींचा था। उसके बाद एक अर्ध चाप बनाया था, यानी सबसे पहले जैसे से किया उसे कर दे रहा हूँ। ए बी मैंने क्या किया था, 5 सेमी का एक रेखाखंड खींचा था। फिर BC से 1 सेंटीमीटर और। ठीक है, उसके बाद AC का क्या किया था, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप, मतलब यहाँ से जीवा बनाया, एक यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर एक यहाँ से काट लिया था। काटने के बाद इसे क्या किया था, आपस में मिला दिया था। मिलाने के बाद नाम दे दिया था P, ऐसे क्या दे दिया था नाम, Q। AB जो रेखा है, यानी पूरा अब AC कहें तो AC, ठीक है, AC को O पर काट दे रही थी PQ। ठीक है, उसके बाद
ये फिर मैंने क्या किया, ओसी जो त्रिज्या है उस पर क्या किया, अर्धवृत्त बनाया। आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारा क्या हो गया था, अर्धवृत्त। नाम दे दिए थे ए बी सी, ठीक है। अर्धवृत्त बनाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं बी है, तो बी से मैंने एक रेखा खींचा जो बिंदु अर्धवृत्त पर डी पर काटती थी। तो यही हमारा निरूपित हो गया संख्या रेखा पर √5। तो हम कह सकते हैं कि बी डी बराबर हमारा क्या आ गया, √5। आया समझ में आपको? अब इसी को जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे आप लिखते चलेंगे, आप उसे समझते चलिए, ठीक है। मैं जैसे जैसे करूंगा, जैसे जैसे मैं किया हूं वैसे वैसे क्या करूंगा, लिख दूंगा। चलिए आप उसे देखिए। सबसे पहले क्या किए हैं कि सर्वप्रथम ए बी बराबर कितना खींचे हैं, 5 सेंटीमीटर रेखा खींचा। लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझाएंगे क्या क्या किए हैं, ठीक है। सर्वप्रथम ए बी बराबर कितना, 5 सेमी का रेखा खंड खींचा। फिर क्या किए हैं, बी से 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या है 1 सेमी है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर सी लिया ना, तो ये लिख सकते हैं फिर बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु सी लिया, ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है, परीक्षा में, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं, एसी का अर्धक किए ना, हाँ, एसी का क्या किए हैं, अर्धक। लिख सकते हैं एसी का अर्धक क्या, PQ खींचा, जो किस पे काटा है, जो एसी पे ना खींचा, जो एसी को बिंदु पर काटा है ना, एसी को बिंदु किस पे, ओ पर काटती है। उसके बाद ओसी त्रिज्या लिया, फिर अर्धवृत्त बनाया। लिख सकते हैं ओसी त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त बनाया, ठीक है, अर्धवृत्त बनाया। उसके बाद क्या किए हैं, लास्ट स्टेप, ये जो बी रेखा है उसे क्या किए हैं, बढ़ाए हैं, फिर वो किस पे काटा है, डी पर काटा है, ठीक है। तो वही लिख लेते हैं, बी से रेखा खींची जो अर्धवृत्त है, यानी जो अर्धवृत्त को किस पे काटा है, डी पर काटती है। तो अब मैं कह सकता हूं कि हमें यही निरूपित करना था, तो कह सकते हैं कि बी डी बराबर कितना हो जाएगा, √5। यही हमारा क्या हो गया, हैंड प्रूफ, ये हमारा हो गया आंसर। तो बस इतना ही कुछ था, ठीक है। अब बढ़ेंगे 1.3 की प्रश्नावली में। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।